तो वेलकम क्लास। शुरू करते हैं एक नया लेक्चर जिसका नाम है नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, नियोनेटल जॉन्डिस जिसका दूसरा नाम होता है इक्टीरस, इक्टीरस नियोनेटरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेबी के अंदर जब कोई भी बेबी जब पैदा होता है तो पैदा होने के विदिन 24 आवर या आफ्टर 24 आवर बेबी के अंदर येलो इश कलरेशन होने लग जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या होता है कि बेबी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लग जाता है। ठीक है, उसी को हम जॉन्डिस कहते हैं। जैसे एडल्ट होता है वैसे ही बेबीज के अंदर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। इसको आल्सो नोन एज, सबसे पहले लिखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्टीरस नियोनेटरम। और इस चीज को करो आप हाईलाइट, इक्टीरस नियोनेटरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, या कभी कभी कह देते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया और हाइपर बिलिरुबिन ईमिया। ठीक है, हाइपर बिलिरुबिन ईमिया। ठीक है, दिस इज नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, तो नियोनेटल जॉन्डिस की एक बार ही डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज, लिख लेते हैं, इट इज येलोइश डिस्कलरेशन, it is yellowish discoloration of skin, sclera and mucus, skin, sclera, sclera जो आईज में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इन न्यूबॉर्न, ड्यू टू, किसकी वजह से, किसका लेवल बढ़ता है, बिलिरुबिन की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम बिलिरुबिन। और सीरम बिलिरुबिन की भी अगर बात करें जाए कि कौन सा सीरम बिलिरुबिन, इसके अंदर कहते हैं हम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन भी कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, नियोनेट के अंदर। ये था डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, इट इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन इन न्यूनेर। ठीक है, इन न्यूबॉर्न ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। तो भाई वो कंडीशन जिसके अंदर स्किन का, म्यूकस का, ठीक है, और स्क्लेरा का येलोइश डिस्कलरेशन हो जाए, कारण जिसका क्या हो, इंक्रीज सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, उस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्टीरस नियोनेटरम, हाइपर बिलिरुबिनिमिया या नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले आपको दो वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंजाइम का नाम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम है, दो इंजाइम है जिसका सारा खेल है। नियोनेटल जॉन्डिस केवल इन दो इंजाइम्स का, मेन इंजाइम्स का खेल है। सबसे पहली जो इंजाइम है वो है G6PD, G6PD एंजाइम। ठीक है, तो G6PD एंजाइम क्या होती है, या ब्लड के मैच्योरेशन में हेल्प करती है। ये ब्लड मैच्योरेशन, जो आरबीसी मैच्योर होता है ना, उसके अंदर ये आरबीसी को फाइनल टच देती है। ठीक है, मैच्योरेशन में हेल्प कराती है आरबीसी के। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके अंदर क्या है ये, एंजाइम विच गिव फाइनल टच टू आरबीसी, विच गिव फाइनल टच टू आरबीसी। ठीक है, एंजाइम विच गिव फाइनल टच टू आरबीसी, वो एंजाइम जो आरबीसी मैच्योरेशन के अंदर आरबीसी को फाइनल टच देता है, उस एंजाइम का नाम होता है G6PD। और इसका अगर G6PD की डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके नीचे ही लाइन में, डेफिशिएंसी ऑफ G6PD, ठीक है,
कोच आरबीसी ब्रेकडाउन। ये बात समझ में आ गया? बस अब है सेकंड इंपॉर्टेंट एंजाइम। फर्स्ट तो है G6PD, अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट एंजाइम की, जिसका नाम है ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज। ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज। और इसी एंजाइम का नाम होता है ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज का ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज का को हम जानते हैं UGT1A1 के नाम से, ठीक है, UGT1A1, ठीक है। ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम एक एंजाइम की फैमिली है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक एंजाइम होती है वो होती है UGT1A1, ठीक है। और इसी एंजाइम को हम जानते हैं एक और नाम से, जिसका नाम होता है UDPGT एंजाइम, ठीक है। इन तीनों को करो सबसे पहले तो हाईलाइट। ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज, G6PD इज आल्सो इंपॉर्टेंट, UGT1A1 और UDPGT एंजाइम। बस अब ये एंजाइम करती क्या है, अब बात करते हैं ये एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करती है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज करती है, ठीक है। ये क्या करती है ये एंजाइम, इट कन्वर्ट अनकंजुगेटेड bilirubin into conjugated bilirubin। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर ये चेंज करती है। कौन सी एंजाइम, UDPGT एंजाइम, ठीक है। ये दो एंजाइम का खेल है। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, जोंडिस क्या होता है भाई, स्किन का, स्क्लेरा का, म्यूकस का येलोइश डिस्कलरेशन न्यूबॉर्न के अंदर। कारण क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के ज्यादा लेवल बढ़ने की वजह से येलो स्क्लेरा म्यूकस का पीला हो जाना बोला जाता है जोंडिस, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले। एक है G6PD एंजाइम, वो क्या करती है, आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करती है, आरबीसी मैच्योरेशन में फाइनल टच देती है। दूसरी है ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज या UDPGT एंजाइम। ये एंजाइम क्या करती है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज करती है, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, अनकंजुगेटेड वो बिलिरुबिन होता है जो फैट के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है, फैट के अंदर। और कंजुगेटेड बिलिरुबिन वो होता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। और बॉडी से जब बिलिरुबिन को बाहर निकालना है ना, बाहर निकालने के लिए बिलिरुबिन हमेशा वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। फैट सोल्यूबल कभी भी बिलिरुबिन बाहर नहीं जाएगा, ओनली वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन कैन गो आउट ऑफ बॉडी, ठीक है। जो फैट सोल्यूबल जो जोंडिस बिलिरुबिन होगा ना, ये स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से येलो कलरेशन दिखेगा, जिसको हम जोंडिस बोलते हैं, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं बिलिरुबिन पैदा ही कैसे होता है, हाउ बिलिरुबिन फॉर्म, या इसका हम पैथोफिजियोलॉजी, हाउ बिलिरुबिन फॉर्म या इसका पैथोफिजियोलॉजी हेडिंग डालते हैं इसके अंदर, हाउ बिलिरुबिन फॉर्म्स। बिलिरुबिन कैसे बनता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। देखो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को भूल जाओ, केवल आरबीसी को लेते हैं। हमने क्या किया है, आरबीसी को लिया है, ठीक है। तो एक आरबीसी की एक लाइफ होती है, ठीक है। और बच्चों के अंदर तो वो लाइफ बहुत और ज़्यादा छोटी होती है, एडल्ट के अंदर 120 होती है, वहीं बच्चों के अंदर 90 के आसपास होती है, 80-90 डेज होती है। तो जब ये आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ होती है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। बात करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है, आरबीसी का हुआ है ब्रेकडाउन, ठीक है। आरबीसी टूटा है, ठीक है। तो आरबीसी किस चीज से मिलकर बना होता है, सबसे पहली बात तो आरबीसी के अंदर होते हैं हीमोग्लोबिन। क्या चीज होते हैं, हीमोग्लोबिन, HB, ठीक है। हीमोग्लोबिन यानी हीम प्लस ग्लोबिन।
हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, ठीक है। जैसे होता है ना प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ओके। तो एच भी किस चीज से मिलकर बना होता है, एक तरफ तो होती है हीम और एक तरफ होता है ग्लोबिन। आरबीसी दो चीज से मिलकर बना होता है, हीम एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा, ग्लोबिन वाला। आरबीसी बना होता है हीम एंड ग्लोबिन से, ठीक है। हीम मतलब आयरन, ठीक है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। अब सबसे पहले बात करें ग्लोबिन प्रोटीन की। देखो ये प्रोटीन है, प्रोटीन टूट के, प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनाता है, प्रोटीन हमेशा एमिनो एसिड की चेन से मिलकर बनाता है। तो ये ग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होएगा तो एमिनो एसिड बनेंगे, ठीक है। और ये एमिनो एसिड बॉडी के अंदर वेस्ट नहीं जाएंगे, ये दोबारा रीयूज्ड हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन का अपनी बॉडी के अंदर बहुत काम है, तो ये उस किसी भी एक काम के अंदर यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हीम। हीम यानी आयरन का क्या होगा, ठीक है। तो हीम हमेशा दो चीज से मिलकर बनता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। किन चीजों से, सबसे पहले एक तो होता है आयरन, ठीक है। हीम सबसे पहले तो मिलकर बनता है आयरन से, ठीक है। और आयरन की भी बात करें तो कौन सी फॉर्म के अंदर आयरन होता है, यहां पे होता है फेरेटिन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये आपने सारी चीजें आपने पहले ही ब्लड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ ली होंगी, ठीक है। हीम होता है आयरन से मिलकर बना हुआ है, प्लस इसके अंदर एक रिंग होती है प्रोटोरफायरिन रिंग, ठीक है। इसके अंदर रिंग होती है जिसका नाम है प्रोटोपोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है, ठीक है। यहां तक था, अभी तक मैंने क्या बताया भाई, आरबीसी जब ब्रेकडाउन होएगा तो वो एचबी से मिलकर बना होता है। एचबी दो चीज से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम यानी आयरन, हीम के अंदर मेजॉरिटी पार्ट होता है आयरन, ठीक है। आयरन का बॉडी क्या करेगी, रीयूज कर लेगी, और पहले तो स्टोर कर लेगी और फिर रीयूज कर लेगी, ठीक है। बॉडी सबसे पहले तो इसको स्टोर करके रख लेगी और उसके बाद इसको रीयूज कर लेगी। आयरन का अपनी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होने देगी, ठीक है। पहले स्टोर हो जाएगा और उसके बाद रीयूज्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टोर एंड रीयूज्ड। उसके बाद बात करते हैं पोरफायरिन रिंग की, प्रोटोपोरफायरिन रिंग की। जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है ना, ये चेंज होएगी बिलवर्डिन के अंदर, दिस चेंज इनटू बिलवर्डिन, ठीक है। ये चीज होएगी बिलवर्डिन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो प्रोटफायरिन रिंग बिलवर्डिन के अंदर चेंज हो रहा है, एचबी ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सारी चीज सबसे पहली बात तो हो का रही है। ये जितनी भी सारी चीज मैंने अभी तक आपको बताई है, ये सारी चीज होने लग रही है स्प्लीन के अंदर, क्योंकि स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी, ठीक है। अपनी बॉडी का ग्रेवयार्ड होता है, यहाँ पे सारी चीजें ब्रेकडाउन होती है। ब्लड का मेनली ब्लड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे भाई, हीम दो चीज से मिलकर बना होता है, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन रिंग। जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है ये चेंज हो जाएगी बिलवर्डिन के अंदर। अब जो ये बिलवर्डिन है ना, ये बिलवर्डिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगी और ये एंजाइम इस बिलवर्डिन को चेंज कर देगी, अनकंजुगेटेड बिलरूबिन के अंदर, अनकंजुगेटेड बिलरूबिन के अंदर, ठीक है। और इस एंजाइम का नाम होता है रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम का नाम है रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगी, बिलवर्डिन को अनकंजुगेटेड बिलरूबिन के अंदर चेंज कर देगी, ठीक है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलरूबिन के अंदर चेंज हो गया। अब यहां तक काम खत्म हो गया, स्प्लीन का खत्म, ठीक है। यहां पे स्प्लीन का काम हो गया है खत्म। अब काम स्टार्ट होएगा लीवर का, ठीक है। स्प्लीन का काम हो गया अनकंजुगेटेड बिलरूबिन बनाने तक खत्म। अब ये क्या करेगा, अब ये अनकंजुगेटेड बिलरूबिन है ना, ये जाएगा लीवर के पास। अब स्प्लीन से लीवर तक जाने का ऐसा तो है नहीं छलांग मार के चला जाएगा, तो लीवर तक जाने के लिए इसे कोई व्हीकल चाहिएगी। वो व्हीकल होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड होके लीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अनकंजुगेटेड बिलरूबिन है ना, ये सबसे पहले तो बाइंड होएगा, बाइंड विद एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाएगा,
एंड कहाँ पे पहुंच जाएगा, गोज टू लीवर, लीवर के पास पहुंच जाएगा। अब लीवर के अंदर काम स्टार्ट होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, ये कहाँ पहुंच गया, लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर जो एंजाइम मैंने सेकंड एंजाइम आपको बोली थी वो कौन सी थी, यूडीपीजीटी एंजाइम, ठीक है, यूडीपीजीटी एंजाइम। अब लीवर क्या करेगी, इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का, इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को चेंज करेगी कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। किसके अंदर चेंज करेगी, कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, ठीक है। यहां पे जो एंजाइम एक्ट करेगी उसका नाम है यूडीपीजीटी एंजाइम या ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। यहां पे जो एंजाइम काम करेगी उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज, या कह लेवे हम यूडीपीजीटी, यूडीपीजीटी, ठीक है। यूडीपीजीटी एंजाइम क्या करेगी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज कर देगी, ठीक है। अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर चेंज हो गया। अब ये अनकंजुगेटेड देखो, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन तो बॉडी से बाहर जा नहीं सकता था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन अब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन बॉडी से बाहर जा सकता है। बाहर जाने के अपनी बॉडी के दो ही रास्ते हैं, या तो स्टूल के रास्ते से या यूरिन के रास्ते से। अब ना ही लीवर डायरेक्ट जीआईटी का पार्ट है, असेसरी ऑर्गन है लीवर, तो ना ही लीवर यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो अब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो बना है इसको जीआईटी और यूरिन के रास्ते से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए लीवर क्या करेगी, इसको बाइल के अंदर मिक्स कर देगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स विद बाइल, एंड बाइल के साथ मिक्स होके बाइल कहाँ स्टोर होता है, एंड रीच टू गोल ब्लैडर, एंड रीच टू गोल ब्लैडर, ठीक है, और गोल ब्लैडर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब गोल ब्लैडर पहुंच गया। अब गोल ब्लैडर से बाइल रिलीज हुई और बाइल रिलीज होकर जीआईटी के अंदर गई, और जीआईटी के अंदर सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी। तो एक चीज ले लेते हैं, टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और लार्ज इंटेस्टाइन का एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये चीजें कहां पहुंची हैं, अब जो कंजुगेटेड बाइल है, ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, बाइल के अंदर मिक्स होके टर्मिनल इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंच गई हैं, ठीक है। टर्मिनल इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पास ये पहुंच चुके हैं, ओके। टर्मिनल इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पे इसको टर्मिनल इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज मिलेंगी इसको, ठीक है। यहाँ पे दो चीज पहले से ही प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो होती है एक एंजाइम जिसका नाम होता है बीटा ग्लूकोरोनाइडेस एंजाइम। सबसे पहली जो एंजाइम होती है उसका नाम है बीटा ग्लूकोरोनाइडेस, ठीक है। सेकंड यहाँ पे होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हेल्दी बैक्टीरिया, ठीक है, हेल्दी कोलोन बैक्टीरियाज। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, क्या क्या मैंने बताइए, एक तो बीटा ग्लूकोरोनिडेस एंजाइम और एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस जो ये कंजुगेटेड बाइल आई है ना, इसको तोड़ देते हैं दो चीज के अंदर, ठीक है। एक यूरिन के रास्ते से एक्सक्रीट हो जाता है, एक स्टूल के रास्ते से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अब ये कंजुगेटेड बाइल है ना, कंजुगेटेड बिलिरुबिन है ना, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जो ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन को चेंज कर दिया दो चीजों के अंदर। कौन सी चीज, सबसे पहले तो स्टिरकोबिलिनोजन, स्टर
कोब्लिनोजन, स्टरकोबिलिनोजन के अंदर, और दूसरा यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन के अंदर, ठीक है, स्टरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन के अंदर। जो स्टिरकोबिलिनोजन है ना, ये होता है 80 से 90% स्टरकोबिलिनोजन। वहीं जो यूरोबिलिनोजन है ना, ये होता है लेस देन 5%, ठीक है, यूरोबिलिनोजन लेस देन 5%, स्टिरकोबिलिनोजन 80 to 90%, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो स्टिरकोबिलिनोजन होता है ना, इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है, और जो यूरोबिलिनोजन है इसका कलर होता है येलो, येलो कलर, ठीक है। यूरोबिलिनोजन का होता है येलो कलर और स्टिरकोबिलिनोजन का होता है ब्राउन कलर, ठीक है। जो स्टिरकोबिलिनोजन है ना, ये फाइनली चेंज हो जाएगा स्टूल के अंदर, और यूरोबिलिनोजन चला जाएगा यूरिन के अंदर, ठीक है। अंडरस्टैंड मैंने क्या बताया? या फाइनली एक अपने पास क्या था, कंजुगेटेड बिलिरुबिन था, वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन और टर्मिनल इलियम के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, और टर्मिनल इलियम के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, बीटा ग्लूकुरोनाइडेस एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कंजुगेटेड बिलिरुबिन को दो चीज के अंदर चेंज कर देते हैं, एक स्टरकोबिलिनोजन, एक यूरोबिलिनोजन। जो स्टरकोबिलिनोजन होता है ना, उसका कलर ब्राउन होता है और ये स्टूल के अंदर मिक्स हो जाता है। इसी वजह से जो हमारा स्टूल होता है उसका ब्राउन कलर होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है स्टरकोबिलिनोजन, ठीक है। अपना यूरिन होता है उसका कलर येलो होता है, उसका कारण होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है यूरोबिलिनोजन, ठीक है। और अगर स्टूल के अंदर कंजुगेटेड बिलिरुबिन मिक्स ना हो, ठीक है, अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन ना आए, उसके अंदर मिक्स ना हो, स्टरकोबिलिनोजन मिक्स ना हो, तो स्टूल का कलर हो जाएगा क्ले कलर, ठीक है। इसी वजह से क्ले कलर इज अ सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। तो इसके अंदर एक कंडीशन साथ साथ यहीं पे लिख लेते हैं, इफ absent, अगर absent हो स्टरकोबिलिनोजन तो स्टूल का कलर हो जाता है ब्राउन, ठीक है, क्ले कलर, तो हो जाएगा क्ले कलर स्टूल, ठीक है, क्ले कलर स्टूल हो जाता है। ओके, अब बात कर रहे हैं एक एंजाइम की। क्या होता है, टर्मिनल इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारे पास पहुंच गया है अभी तक, ठीक है। तो टर्मिनल इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद कंजुगेटेड बिलिरुबिन के पास दो चीज थी, एक तो एंजाइम थी और एक थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया है, स्टूल के और यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल दी, ठीक है। 80 to 90% तो चला गया स्टूल के रास्ते से, अगर मैक्सिमम भी ले 90, और यूरिन के रास्ते से निकला लेस देन 5%, इसको भी मैक्सिमम ले 5, तो 90 + 5 हुए 95%। अभी भी केवल 5, अभी भी पूरा 5% से भी ज्यादा अपने पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन बचा है। तो वो क्या कहाँ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे काम आता है बीटा ग्लूकुरोनाइडेस एंजाइम का। ये क्या करती है, ये कन्वर्ट कर देती है कंजुगेटेड बिलिरुबिन को अनकंजुगेटेड में और वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये क्या करती है, कंजुगेटेड को वापस से अनकंजुगेटेड में चेंज करके रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये काम करती है बीटा ग्लूकुरोनाइडेस एंजाइम, जो प्रेजेंट होती है टर्मिनल इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसके अंदर लिख लेते हैं, ये क्या करती है, इट कन्वर्ट, ये एंजाइम कन्वर्ट करती है 10 से 15% ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू अनकंजुगेटेड फॉर्म, ठीक है, अनकंजुगेटेड फॉर्म, और उसके बाद उसको कर लेगी रीएब्जॉर्ब, बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेगी। तभी तो जब हम सीरम का टेस्ट करते हैं तो कंजुगेटेड लेवल भी मिलता है अपने को और अनकंजुगेटेड भी लेवल मिलता है सीरम के अंदर, क्योंकि वो चीज प्रेजेंट होती है अपने ब्लड के अंदर। उसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, बीटा ग्लूकुरोनाइडेस एंजाइम। देखो ये मैंने सारी आपको राम कहानी बताई, इसको बिल्कुल शॉर्ट में और सिंपल तरीके से एक बार दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो क्या था भाई, बिलिरुबिन कैसे बनता है, बिलिरुबिन बनने के लिए प्रोसेस स्टार्ट होता है आरबीसी से।
आरबीसी मिलके बना होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन होती है दो चीज से मिलके बनी हुई, एक हीम एक ग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। जो हीम होती है वो दो चीज से मिलके बनी होती है, एक तो आयरन, आयरन भी कौन सा, फेरेटिन वाला, और एक होता है प्रोटोपोरफायरिन रिंग। ठीक है, हीम दो चीज से मिलके बना होता है, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन रिंग। ठीक है, वही बात करूं मैं ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड में और रीअब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोटीन हो गया रीअब्जॉर्ब, हीम में से आयरन हो गया रीअब्जॉर्ब। अब अपने पास एक ही चीज बची है जिसका नाम है प्रोटोपोरफायरिन रिंग। अब ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग चेंज हो जाता है बिलवर्डिन के अंदर। ये चीज कहाँ पे हो रही है, सब कुछ स्प्लीन के अंदर हो रही है। ठीक है, स्प्लीन एक ग्रेवयार्ड होता है जहां पे सारी चीजें ब्रेक डाउन होती है, ब्लड सेल्स। ठीक है, तो प्रोटोपोरफायरिन रिंग कन्वर्ट हो जाती है बिलवर्डिन के अंदर। अब बिलवर्डिन के ऊपर एक्ट करती है एक एंजाइम जो स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है रिडक्टेज एंजाइम। अब ये बिलवर्डिन को अनकंजुगेटेड बिलरोबिन के अंदर चेंज हो जाती है, चेंज कर देती है। अब अनकंजुगेटेड बिलरोबिन को चेंज होना है कंजुगेटेड के फॉर्म में और बाद में बॉडी से निकलना है। तो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में चेंज करने के लिए लीवर के पास जाना होगा, क्योंकि लीवर के पास ही वो एबिलिटी है जो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में चेंज कर पाए। लीवर के पास अपने आप तो जा नहीं सकता, ये क्या करेगा, एल्ब्यूमिन की सवारी करके लीवर के पास पहुंच जाएगा। लीवर के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है यूडीपीजीटी एंजाइम या ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगी, अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में चेंज कर देगी। अब काम हो गया अपना खत्म। अब केवल इस कंजुगेटेड बिलरुबिन को बाहर निकालना है। तो ये बाइल के अंदर मिक्स होकर जीआईटी के अंदर पहुंचेगा और जीआईटी के अंदर ये पहुंचेगा टर्मिनल इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के पास। टर्मिनल इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के पास दो चीज होती हैं, एक होता है एंजाइम, एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस कंजुगेटेड बिलरुबिन को स्टरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट करके स्टूल और यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देंगे। वही एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है बीटा ग्लूकोरोनिडेस एंजाइम। इसको हाईलाइट करो, इस एंजाइम को, इसकी याद रखने लायक एंजाइम है, बीटा ग्लूकोरोनिडेस एंजाइम है। ये कंजुगेटेड को वापस से अनकंजुगेटेड में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगी। बस इतना सा था। ठीक है, अंडरस्टैंड, बस ठीक है। तो ये सब कुछ रोड़ा था बिलरुबिन का। बिलरुबिन कितने प्रकार के मैंने बताए हैं, दो टाइप के। कौन से, एक कंजुगेटेड एक अनकंजुगेटेड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको बिलरुबिन के बारे में, मैंने बताया आपको बिलरुबिन के बारे में। ठीक है, ठीक है, बिलरुबिन कितने टाइप का मैंने बताया है, दो टाइप का। एक है कंजुगेटेड, एक है अनकंजुगेटेड। ठीक है, कंजुगेटेड को बोलते हैं डायरेक्ट बिलरुबिन और अनकंजुगेटेड बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलरुबिन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलरुबिन। जो कंजुगेटेड बिलरुबिन होती है ना, ये होती है वाटर सोल्यूबल, इसलिए इसको हम बॉडी से एक्सक्रीट कर पाते हैं, वाटर सोल्यूबल। वहीं अनकंजुगेटेड होती है, ये होती है फैट सोल्यूबल, इसलिए हम इसको बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट नहीं कर पाते। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, और ये दोनों मिलके बनाती है टोटल बिलरुबिन। जो हम जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं उसके साथ ही बिलरुबिन का भी टेस्ट होता है, जिसके अंदर एक आता है टोटल बिलरुबिन, एक आता है डायरेक्ट बिलरुबिन, एक इनडायरेक्ट बिलरुबिन। जो डायरेक्ट होती है वो कंजुगेटेड होती है, इनडायरेक्ट होती है वो अनकंजुगेटेड होती है। ठीक है, ये होता टोटल बिलरुबिन। ठीक है, अंडरस्टैंड, बस। अब एक बात है, बिलरुबिन बढ़ गया घट गया, ठीक है। अब ये एक बात करते हैं कि भाई किस कंडीशन के अंदर कितने बढ़ने को हम बोलेंगे कि ये जॉन्डिस है भाई। ठीक है, तो बात करते हैं कितना लेवल बढ़ जाए कि हम उसको जॉन्डिस कहेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, अगली लाइन के अंदर लिखेंगे, इफ अनकंजुगेटेड बिलरुबिन अगर अनकंजुगेटेड बिलरुबिन ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 mg/dl तक हो जाए ना,
तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इसको है जॉन्डिस, और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ग्रेटर देन 5 Ng/dl के से ज्यादा या इसके इक्वल हो जाए तो हम इस कंडीशन को कहेंगे दिस इज जॉन्डिस। अब सेकंड है, अगर इफ टोटल बिलिरुबिन, अगर टोटल बिलिरुबिन ग्रेटर देन इक्वल टू 12 mg/dl हो जाए तो भी हम कह सकते हैं ये कंडीशन है जॉन्डिस, और इस चीज को भी कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, अनकंजुगेटेड 5 से ज्यादा और टोटल 12 से ज्यादा तो माना जाएगा दिस इज जॉन्डिस। ठीक है, और एक और खास बात, जब बिलिरुबिन का लेवल मोर देन 20 mg/dl पहुंच जाए ना तो ये बिलिरुबिन ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाएगी और ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे ब्रेन के अंदर बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी हो जाएगी। ठीक है, बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी। ठीक है, तो ये चीज भी लिख लेते हैं, नोट डाल लो इसको, इसके अंदर नोट डालिए। इफ बिलिरुबिन ग्रेटर देन 20 mg/dl, 20 mg/dl से ज्यादा पहुंचने के बाद ये बिलिरुबिन क्या करेगी? ठीक है, ये 20 mg/dl से ज्यादा पहुंचने के बाद बिलिरुबिन भी कौन सी? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अगर किसी कंडीशन में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन 20 mg/dl से ज्यादा पहुंच जाएगी ना तो उस कंडीशन के अंदर ये BBB को क्रॉस कर लेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर जो बनता है एस्ट्रोसाइट सेल्स के द्वारा। ठीक है, अगर इफ बिलिरुबिन ग्रेटर देन 20 mg/dl हो जाए तो कौन सी बिलिरुबिन? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, वो बिलिरुबिन जो फैट सोल्यूबल होती है तो ये इजीली क्रॉस कर जाएगी, इजीली क्रॉस कर जाएगी BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, इजीली क्रॉस कर जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, इजीली क्रॉस कर जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर को। ओके, और क्या फॉर्म कर देगी? ये फॉर्म कर देगी बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी। ओके, बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी कर देगी। और बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी भी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी दो टाइप की होती है, एक होती है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। वैसे तो मैं आगे भी कराऊंगा लेकिन एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर बिलिरुबिन का लेवल, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल 20 mg/dl से ज्यादा हो जाए तो ये बिलिरुबिन आराम से BBB को क्रॉस कर देगा, और BBB को क्रॉस करने के बाद ये ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा, ब्रेन इस बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कंडीशन बनेगी बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी के। और बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी दो तरीके से हो सकती है, या तो एक्यूट या क्रोनिक। और एक्यूट होएगी तो अलग चीज, क्रोनिक होएगी तो अलग चीज। और जो क्रोनिक बिलिरुबिन एनसेफेलोपैथी होती है ना उसी को हम बोलते हैं कर्निक टेरस। कर्निक टेरस, ये है इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी को हम बोलते हैं कर्निक टेरस। ये चीज, ये था पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं हम स्टार्ट टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस कितने टाइप की होती है? ठीक है, जॉन्डिस सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन्डिस का पहला सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। पहला टाइप होता है फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। देखो
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उस जॉन्डिस को कहते हैं जो जॉन्डिस बेबी के पैदा होने के 24 घंटे के बाद डेवलप होता है, ठीक है, आफ्टर 24 आवर, और जिसका कारण होता है मेजरली, जो उसका कारण होता है लीवर का इमेच्योर होना, ठीक है, लीवर का इमेच्योर होना सबसे मेन काम होता है, ठीक है। तो लीवर इमेच्योर होएगी तो उससे जॉन्डिस कैसे हो जाएगा भाई? देखो अभी पिछला पेज पलटिए जिसके अंदर मैंने बताया था पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मैंने बताया था अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन पहुंच गया लीवर ने क्या किया? लीवर ने किया है अनकंजुगेटेड को कंजुगेट में चेंज, और उसके लिए लीवर ने किस एंजाइम का सहारा लिया? ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम किसने प्रोड्यूस की? लीवर ने। तो लीवर अगर इमेच्योर है तो लीवर ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को इतनी अच्छे से एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बना पाएगी जितना रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से बेबी को हो जाएगा जॉन्डिस। और ये जॉन्डिस हुई है आफ्टर बर्थ के 24 घंटे बाद, बर्थ के आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। दिस इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसके अंदर, ये होती है आफ्टर 24 आवर, और इसको करो सबसे पहले तो हाईलाइट, आफ्टर 24 आवर। अब पहले तो एग्जाम में ये आ जाता है कि भाई फिजियोलॉजिकल किसको कहते हैं? आफ्टर 24, लेकिन लास्ट 2-3 बारी ऐसा आया है कि आफ्टर 24 आवर भी कितना, ठीक है। अगर बात करें जाए, मैं टर्म बेबी की बात करूं और मैं बात करूं प्री टर्म बेबी की, टर्म और प्री टर्म, जो टर्म बेबी के अंदर ज्यादातर ये डेवलप होती है 3rd डे पे, और वहीं प्री टर्म बेबी के अंदर ये डेवलप होती है ज्यादातर 5th डे को, ठीक है। कौन सी जॉन्डिस? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, टर्म के अंदर 3rd डे पे और प्री टर्म के अंदर 5th डे पे। तो आजकल एग्जाम के अंदर एमसीक्यू ज्यादा डीपली पूछने लग गए, ठीक है। तो टर्म 3rd, प्री टर्म 5th। अब बात करते हैं इसके कोज की, कि इसका कोज क्या है। तो कोज मैंने मोस्ट कॉमनली क्या बताया था? इमेच्योर लीवर, सबसे पहला कोज है इमेच्योर लीवर है। इमेच्योर लीवर होने की वजह से लीवर जो होगी ना, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होएगा? अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इमेच्योर लीवर, जिससे क्या होएगा? डिक्रीज ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी होएगी, ठीक है। सबसे पहला कारण है। तब सेकंड कारण, जो फीटल आरबीसी होते हैं ना, उनकी एज कम होती है एज कंपेयर टू एडल्ट आरबीसी। तो एज कम है तो जल्दी ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। जल्दी ब्रेक डाउन होंगे तो ज्यादा लोड पड़ेगा, जल्दी लोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं लेस लाइफ स्पेन ऑफ फीटल आरबीसी, फीटल आरबीसी का लेस लाइफ स्पेन होना, ठीक है। फीटल आरबीसी की बात करा जाए तो कितना लाइफ स्पेन होता है नॉर्मली? ये होता है 80 to 90 डेज फीटल आरबीसी की नॉर्मल लाइफ, 80 to 90 एज। थर्ड जो कॉमन सा रीजन होता है वो होती है हाई फीटल एचबी लेवल, हाई फीटल एचबी लेवल। जो फीटस होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट के अंदर नॉर्मल एचबी होता है, फीमेल के अंदर 12 से 14, मेल के अंदर 14 से 16, लेकिन वहीं एक न्यूबॉर्न के अंदर 16 से 22 तक नॉर्मली एचबी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा एचबी है, लीवर इमेच्योर है, ठीक है। एचआरबीसी की लाइफ स्पेन भी कम है, जिसकी वजह से लोड बढ़ता रहेगा और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होता है 16 से लेके 20 ग्राम एचबी होता है, ठीक है। ये चीज, ये 3 कारण होते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के, ठीक है। 3 रीजंस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के। अब बात करता हूं मैं सेकंड टाइप के जॉन्डिस के, जिसका नाम होता है, नहीं अभी पहले बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की।
पहले खत्म तो कर लें इसको, ठीक है। तो भाई फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस कैसे करें? किसी भी जॉन्डिस को जैसे डायग्नोस करेंगे वैसे ही इसको करेंगे। डायग्नोस करने के लिए अपने पास क्या है, ब्लड एग्जामिनेशन कर लेंगे, जिसके अंदर हम बिलिरुबिन का लेवल चेक कर लेंगे, बस सीधा क्या है, बिलिरुबिन लेवल एसेस कर लेंगे। हम क्या करेंगे, बिलिरुबिन लेवल चेक कर लेंगे, सीरम बिलिरुबिन लेवल, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन लेवल जब चेक करेंगे ना, तो बिल्कुल ही खास बात जो आपको याद रखनी है, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, वहां पे कभी भी बिलिरुबिन का लेवल 15 से ज्यादा नहीं जाता है, हमेशा लेस देन 15 mgdl रहता है, ठीक है। जो बिलिरुबिन का लेवल है ना फिजियोलॉजिकल के अंदर, वो लेस देन 15 mg/dl ही रहेगा। और इस चीज को भी कीजिए आप हाईलाइट, लेस देन 15 mgdl रहेगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर, ठीक है। कितना रहेगा, लेस देन 15 mg। यानी बात करा जाए इसका मतलब क्या है 15 mg, यानी हमेशा 5 से लेकर 15 तक रहेगा। 5 से कम में तो भाई जॉन्डिस ही नहीं है, 15 से ज्यादा है तो वो भाई पैथोलॉजिकल में चली जाएगी, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल में नहीं बचेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। अब ये हो तो गई, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं बात करता हूं मैनेजमेंट की, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मैनेजमेंट। तो देखो, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, वो ना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, ठीक है, ज्यादा डेंजरस नहीं होता, ये मैनेज बिल्कुल आराम से हो जाता है। इसको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, केवल बेबी को जो नॉर्मल केयर दे रहे हैं वही दे लो। हल्का फुल्का देना चाहो तो भाई धूप से लगा लो बेबी को, अर्ली मॉर्निंग की और लेट इवनिंग की धूप लगा लो। अच्छे से एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड कराओ, बेबी की केयर करो, ठीक है, जिससे क्या होगा, बेबी अपने आप ही थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। ये सेल्फ ट्रीटेबल डिजीज है, ठीक है। कौन सी? फिजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो नो ट्रीटमेंट नीडेड, कोई भी ट्रीटमेंट जरूरत ही नहीं है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर, ठीक है। और अगर बात करा जाए कि ये कितने दिन में अपने आप ठीक होती है, तो रिजोल्व विद इन, ठीक है, इट रिजोल्व विद इन। अगर बात करा जाए एग्जैक्ट डाटा की, टर्म की अलग होगी और प्री टर्म की अलग होगी। जो टर्म बेबी होता है ना, उसका जो जॉन्डिस होता है ना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, वो जल्दी ठीक हो जाता है। जो टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7 to 10 डे के अंदर अपने आप रिजोल्व हो जाता है। वहीं मैं बात करूं प्री टर्म के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, प्री टर्म के अंदर हो जाता है 10 to लेके 14 डे के अंदर। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैनेजमेंट वैसे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर बात करा जाए कि फिर भी कितने दिन लेता है, तो टर्म बेबी के अंदर 7 से 10 दिन और प्री टर्म बेबी के अंदर 10 से 14 दिन के अंदर ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर एग्जाम के अंदर केवल एक ही ऑप्शन आए, 7 भी आ जाए और 10 भी आ जाए, 10 भी आ जाए और 14 भी आ जाए, तो हम टिक करेंगे 7 डे पे, और प्री टर्म के अंदर हम टिक करेंगे 10 डे पे, बस। ये था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब मैं बात करता हूं सेकंड जॉन्डिस के, सेकंड टाइप के जॉन्डिस के अंदर, जिसका नाम है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो है इंपॉर्टेंट। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ना, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता था आफ्टर 24 आवर, लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ना, ये होता है विद इन बर्थ के, पैदा होने के विद इन 24 आवर्स, ठीक है। ये होता है बर्थ के विद इन 24 आवर, ठीक है। विद इन 24 आवर जो जॉन्डिस होता है वो होता है अपना पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। अब बात करा जाए इसका जो मोस्ट कॉमनली कोज होता है ना, वो होता है हीमोलाइटिक डिजीज। वो डिजीज जिसके अंदर हीमोलाइसिस होने लग रहा है, ब्लड का ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है। ब्लड का ब्रेकडाउन होएगा, तो ब्रेकडाउन होएगा तो भाई आरबीसी का भी होएगा, आरबीसी का होएगा तो एचबी का होगा, एचबी का होएगा तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे फाइनली क्या हो जाता है, जॉन्डिस लाइक कंडीशन हो जाती है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब स्किन के अंदर आके इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो वो क्या करता है, स्किन को येलो कर लेता है, स्क्लेरा को येलो कर देता है, इसी को तो हम जॉन्डिस बोलते हैं, बस सिंपल।
तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की अगर मैं बात करूं तो ये होता है विद इन 24 आवर डे, विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, लेस देन 24 आवर। और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट, बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर। और पहले मानते थे लेस देन 24 आवर, लेकिन लास्ट 2 साल पहले नोरसेट में पूछा गया था कि विद इन 24 आवर कितना, 10 से 12 घंटे, 12 से 20 घंटे, 20 से 24 घंटे या 5 से 10 घंटे। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर जो होएगा ना वो होता है 12 से लेके 24 आवर, 12 से लेके 24 आवर। और इस चीज को भी कीजिए आप हाईलाइट, लेस देन 24 का आवर का मतलब 12 से लेकर 24 घंटे के बीच में, ठीक है, 12 से लेकर 24 आवर के बीच में, ये होगी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोज की। तो कोज, मोस्ट कॉमन कोज होता है इसका हीमोलाइटिक डिजीज, ठीक है, वो डिजीज जिसके अंदर हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइटिक डिजीज। जैसे सबसे पहली जो मोस्ट कॉमनली हीमोलाइटिक डिजीज होती है RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, और इसके सामने लिख लो दिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, RH इनकम्पेटिबिलिटी, और इसको कर लीजिए आप हाईलाइट, क्योंकि ये है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इसके लिए आप पूरा का पूरा टॉपिक देख लीजिए, पीडियाट्रिक्स के अंदर ही मिलेगा आपको RH इनकम्पेटिबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हीमोलाइटिक डिजीज होती है वो होती है ABO इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, माँ का कुछ A ब्लड ग्रुप है, बेबी का कुछ B ब्लड ग्रुप है, या माँ और बाप में से किसी का A, किसी का B, किसी का B, किसी का O, तो इस तरह से दोनों का ब्लड ग्रुप अलग हो जाना, ठीक है। तीसरा होता है G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, G6PD जो एंजाइम होती है ना उसकी डेफिशिएंसी। अब ये G6PD एंजाइम कौन सी होती है, मैंने जॉन्डिस का टॉपिक शुरू करते ही जो सबसे पहली एंजाइम का नाम दिया था वो था G6PD। वो एंजाइम जो RBC को मैच्योरेशन में हेल्प करती है उसका नाम होता है G6PD, जो RBC को मैच्योरेशन में बिल्कुल फाइनल टच देती है, वो एंजाइम का नाम होता है G6PD एंजाइम, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हीमोलाइटिक डिजीज हो जाती है, ठीक है। हीमोलाइटिक डिजीज, 3 डिजीज का नाम मैंने लिख दिया। और दूसरा अगर बात करते हैं सेप्सिस, सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। तीसरा इन्फेक्शन, अगर बेबी के अंदर इन्फेक्शन हो तो भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकती है। इन्फेक्शन के अंदर भी बात करें कौन से वाला इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस, अगर बेबी हेपेटाइटिस के साथ पैदा हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसको पैदा होने के विद इन 24 आवर जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का कोज। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, हाउ डू वी डायग्नोस कि बेबी इज सफरिंग फ्रॉम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। जैसे और जॉन्डिस को करते हैं ऐसे ही इसको करेंगे। क्या करेंगे, हम बिलिरुबिन लेवल को चेक कर लेंगे, ठीक है, बिलिरुबिन लेवल को चेक कर लेंगे। और बिलिरुबिन लेवल कितना मिलेगी, अगर बात करी जाए कि बिलिरुबिन लेवल कितना मिलेगा, टर्म का अलग मिलेगा और प्री टर्म बेबी का अलग बिलिरुबिन लेवल मिलेगा, ठीक है, टर्म अलग, प्री टर्म अलग। अगर मैं टर्म की बात करूं तो इसके अंदर मिलेगा ग्रेटर देन 15 mg/dl से ज्यादा, वहीं प्री टर्म बेबी के अंदर ग्रेटर देन 10 mg/dl को ही हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कह देंगे। और दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, टर्म के अंदर ग्रेटर देन 15 और वहीं प्री टर्म के अंदर ग्रेटर देन 10 mg/dl, ठीक है। प्री टर्म के अंदर कम इसलिए मानेंगे क्योंकि प्री टर्म की पहले से ही बॉडी इमेच्योर है, ठीक है। तो ये था पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का डायग्नोसिस। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का मैनेजमेंट। हाउ डू वी मैनेज अ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, हम कैसे मैनेज करेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को। फिजियोलॉजिकल को हमने कैसे मैनेज करा था, मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन यहाँ पे पैथोलॉजिकल के अंदर अपने को ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर लिख लेते हैं इट नीड ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट क्या है वो हम बिल्कुल फाइनल लास्ट में जॉन्डिस टॉपिक के अंदर सारा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर अपने को ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप का जॉन्डिस। थर्ड जॉन्डिस, जो थर्ड जॉन्डिस होता है वो है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। वो जॉन्डिस जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोज ब्रेस्ट फीडिंग हो, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, तो देखो, अगर कोई माँ अपने बच्चे को ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, किसी भी कारण से इनएडिक्वेट फीड कराएगी, यानी जितना जरूरत है बच्चे को उससे कम अगर फीड कराएगी, तो उसकी वजह से जो जॉन्डिस डेवलप होता है, उस जॉन्डिस को बोलते हैं हम ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ये कैसे डेवलप हो गया भाई, अगर माँ ने अपने बच्चे को कम फीड कराया है, उससे क्या हो गया, बच्चे के अंदर हाइपोवोल्यूमिया हो गया है। हाइपोवोल्यूमिया हो गया यानी वॉल्यूम का कम, वॉल्यूम लेस हो गया ब्लड का, ठीक है। उससे क्या होएगा, ब्लड हो गया डाइल्यूटेड, थिक, ठीक है। और बेबी की किडनी तो पहले से ही इमेच्योर है। किडनी अगर पहले से ही इमेच्योर है तो क्या होएगा, किडनीज के ऊपर लोड बढ़ेगा, ठीक है। किडनीज के अंदर लोड बढ़ेगा, ठीक है। किडनी के अंदर लोड पड़ने से क्या होएगा, जो किडनी है ना अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी उस बिलिरुबिन को। कौन से बिलिरुबिन को, यूरोबिलिनोजन को, ठीक है। यूरोबिलिनोजन को अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, बेबी को अंदर जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लीवर बिल्कुल ठीक है, केवल बेबी के अंदर हाइपोवोलीमिया हो रहा था, और हाइपोवोलीमिया की वजह से क्या हो गया, लीवर क्या हुआ, बेबी के अंदर जॉन्डिस डेवलप हो गया। तो लिख लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस के अंदर लिख लेते हैं इसके अंदर ये ज्यादातर डेवलप होता है 5 से लेके 15 डेज तक, बेबी के पैदा होने के 5 से 15 दिन के अंदर डेवलप होता है। इसके अंदर लिख लो ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या होता है, लेस फ्लूइड, बेबी के अंदर लेस फ्लूइड टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन। अगर फ्लूइड ही नहीं होगा तो यूरिन कैसे बनेगा, ठीक है। यूरिन नहीं बनेगा तो बिलिरुबिन एक्सक्रीट कैसे होएगा, ठीक है। टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन, जिससे क्या होएगा, बिलिरुबिन डिपोजिशन हो जाएगा। बिलिरुबिन डिपोजिशन, बिलिरुबिन डिपोजिशन होने से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। बिलिरुबिन डिपोजिशन, ठीक है, जिससे हो जाएगा जॉन्डिस। ओके, ये था थर्ड ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट टाइप के बारे में, ठीक है। दिस इज फोर्थ टाइप का जॉन्डिस, जो होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। जो है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ठीक है। अब बात करते हैं ये ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या होता है। तो देखो, वो जॉन्डिस जिसका कारण ब्रेस्ट मिल्क हो, बेबी के अंदर ब्रेस्ट मिल्क जिस जॉन्डिस का कारण हो, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। देखो कैसे होता है, बेबी फीड लेता है, फीड भी में क्या चीज लेता है, हमेशा ब्रेस्ट मिल्क ही पीता है। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अगर कुछ ऐसे कंपाउंड हो जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए, तो उस जॉन्डिस को हम बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। क्या पता है मैंने, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड जिसकी वजह से बेबी की बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हम ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अंडरस्टैंड, बस ठीक है। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले तो ये डेवलप होता है विद इन 5 to 7 डे, 5 से 7 दिन के अंदर ये जॉन्डिस डेवलप होता है। कौन सा, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लेते हैं
some substance in breast milk are cause of jaundice। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसकी वजह से जॉन्डिस डेवलप होता है, वो होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से सब्सटेंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है फैटी एसिड। ठीक है, हमें पता है भाई ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भाई फैट होता है। ठीक है, फैट होता है तो अगर किसी, वो होता है फैटी एसिड की फॉर्म के अंदर से भी होता है, तो अगर किसी मदर के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर फैटी एसिड होएगा तो उससे क्या होएगा, देखो जो हाई फैटी एसिड होता है ना किसी मदर के अंदर, हाई फैटी एसिड इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो अगर किसी भी मदर के अंदर उसके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ेगा ना, तो बिलिरुबिन की एल्ब्यूमिन के साथ बाइंडिंग होने की कैपेसिटी घट जाएगी। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो स्प्लीन से लीवर तक जाता था, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर एल्ब्यूमिन की सवारी करके, तो हाई फैटी एसिड क्या करेगी, इस बाइंडिंग को वीक कर देगी, और इससे क्या होएगा, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर के पास नहीं जा पाएगा, लीवर के पास नहीं जाएगा तो वो कंजुगेटेड के अंदर चेंज नहीं होएगा, कंजुगेटेड के अंदर चेंज नहीं होएगा तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से बेबी को जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया फैटी एसिड। ये कैसे हुआ है, लिख लेते हैं इसका, इट इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ बिलिरुबिन बाइंडिंग विद एल्ब्यूमिन। ठीक है, फैटी एसिड ज्यादा होने की वजह से बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता, जिससे वो लीवर के पास नहीं जा पाता, जिससे वो कंजुगेट नहीं हो पाता, और कंजुगेट नहीं हो पाता तो एक्सक्रीट नहीं हो पाता। सेकंड कंपाउंड जो है प्रेग्नाडियोल, प्रेग्नानिडोल। अब आपको ये प्रेग्नानिडोल क्या होता है भाई, प्रेग्नानिडोल कुछ अलग चीज नहीं होती, नाम से देखो, प्रेग्ना, PREG, ठीक है, पी से प्रेग्नानिडोल, पी से प्रोजेस्ट्रोन। कई बार क्या होता है, कुछ मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ना प्रोजेस्ट्रोन की फॉर्म के अंदर प्रेग्नाडियोल आ जाता है, प्रोजेस्ट्रोन का ही एक टाइप है प्रेग्नानिडोल, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोरोनासिल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड में चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, तो लिख लेते हैं यही चीजें। प्रेग्नानिडोल क्या आता है, इट इज ए कंपाउंड ऑफ प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है, इट इज ए कंपाउंड ऑफ प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, इन हर एक मदर के अंदर नहीं होता, इन सम ऑफ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, कुछ एक मदर के अंदर ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है। कौन सा, प्रेग्नानिडोल। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रोजेस्ट्रोन की फॉर्म होती है, जो क्या करती है, इट इनहिबिट, ये क्या करते हैं, इट इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, ये क्या करती है, ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देती है, जिससे क्या होता है, अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड में चेंज नहीं हो पाता, जिससे डिक्रीज conjugation इन लीवर। बस
ये था प्रेग्नानिडोल। अब एक तीसरा और कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है वही एंजाइम जो लार्ज इंटेस्टाइन और टर्मिनल इलियम के अंदर प्रेजेंट थी, कौन सी? बीटा ग्लूकोरोनाइडेस। बीटा ग्लूकोरोनाइडेस। ठीक है, ये वही एंजाइम है जो लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन के अंदर, कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन और टर्मिनल इलियम के अंदर प्रेजेंट होती है। आप पिछले पेज पे देखिए, मैंने लिखवाया हुआ है। ये एंजाइम क्या करती थी? कंजुगेटेड बिलिरुबिन को अनकंजुगेटेड के अंदर कन्वर्ट कर देती थी। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता था। ठीक है, अगर किसी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, किसी मदर के ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बीटा ग्लूकोरोनिडेस एंजाइम है और ये ज्यादा अमाउंट में है, तो ये क्या करेगी? सारा लीवर का काम करा कराया को बिल्कुल पानी कर देगी। या क्या करेगी? ग्लूकोरोनिडेस, ये क्या करेगी? बीटा ग्लूकोरोनिडेस एंजाइम कंजुगेटेड को वापस से फिर से अनकंजुगेटेड में चेंज कर देगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं दिस एंजाइम increase deconjugation in gut। ठीक है, मतलब यहां पे क्या करती है? कंजुगेटेड बिलिरुबिन को अनकंजुगेटेड के अंदर चेंज करती है। ठीक है, अब बात करें जाए इसका मैनेजमेंट क्या होएगा। ठीक है, अब बात करें जाए, अगर इफ वी से कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ बीटा ग्लूकोरोनिडेस एंजाइम प्रेग्नाडिनोल फैटी एसिड, यानी ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस का हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस? मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। सबसे पहले तो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो क्यों रहा है? कुछ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा था। तो क्यों ना हम बेबी को कुछ टाइम के लिए ब्रेस्ट मिल्क पीना ही अवॉइड करा दे, जिससे क्या होएगा, कुछ टाइम तक चीजें रिकवर हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी और फिर वापस हम जो अगर कंडीशन ठीक है तो फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका मैनेजमेंट है टेम्परेरी स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। अब तीसरे का मैनेजमेंट क्या था? कहां गया थर्ड? कहां गया ये रहा। तीसरा क्या था? ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस के अंदर भाई इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीड करा रहे थे, जिससे हाइपोवोलेमिया हो रहा था, जिससे बिलिरुबिन का इकट्ठा हो रही थे। तो मदर को बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड कराए। अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है तो बेबी को फ्लूइड दे देंगे। ठीक है, सेकंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट अपने को पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। कौन सा? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, तो ये था टाइप्स और इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अगले के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।